कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा लेक्चर नंबर 3 और आज का लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। ये टॉपिक एट द एंड तक देखिए और फिर फील कीजिए डिफरेंस, ठीक है ना। अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहां पे आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में हमें बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज कौन सा है इसमें। तो यहां पे आपका ऑप्शन फर्स्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सेकंड है आपका रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन थर्ड है आपका सोशल टेंशन और ऑप्शन फोर्थ है आपका ग्रेज्ड कार्ट्रिजेस या यूं कहे इनफील्ड राइफल्स। अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से अगर हम शुरुआत करेंगे तो ये भी एक काज था लेकिन इमीडिएट काज नहीं था। रैशनल डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक काज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, लेकिन अगर हम देखें तो इमीडिएट काज नहीं था। हाँ, सोशल टेंशन ये भी एक काज था रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहां रहा ऑप्शन फोर्थ, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ग्रेज्ड कार्ट्रिजेस या यूं कहे इनफील्ड राइफल बन जाता है इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इमीडिएट काज मतलब ही होता है कि जिस काज की वजह से क्या हो, तुरंत शुरुआत हो किसकी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसकी शुरुआत होती है, नो डाउट बहुत सारे काज है, लेकिन इमीडिएट काज आपका बनता है ग्रेज्ड कार्ट्रिजेस। अब ये इन फील्ड राइफल या ग्रेज्ड कार्ट्रिजेस क्यों बनते हैं आपका इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वो समझते हैं हम थ्रू अवर सुपर कंटेंट। यहां पे हम देख रहे हैं इनफील्ड राइफल क्यों बन जाता है आपका इमीडिएट काज। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 1857 में एक राइफल इंट्रोड्यूस की जाती है। अब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक राइफल लाती है और राइफल का नाम होता है इनफील्ड राइफल मस्केट, ठीक है। यानी न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करती है और कहती है जो भी सोल्जर्स होते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप ये राइफल यूज कीजिए। अब राइफल का नाम क्या है पहले सुनिए, राइफल है इनफील्ड राइफल। अब यही इनफील्ड राइफल क्या बन जाता है, इमीडिएट काज बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, अब ये जो राइफल है, राइफल को चलाने के लिए पहले इसमें लोड करनी होती थी कार्ट्रिज। ये देखो कार्ट्रिज है ये। अब ये कार्ट्रिज जो होती थी ये इसमें लोड करनी होती थी, किसमें? राइफल में। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, इस कार्ट्रिज का आउटर पोर्शन है, ये देखो, ये इस कार्ट्रिज का आउटर पोर्शन है और इस कार्ट्रिज के आउटर पोर्शन पे लगी हुई थी ग्रेस। क्या लगी हुई थी? ग्रेस। किसकी? काउ फैट और पिग फैट की, ठीक है। काउ फैट और पिग फैट की ग्रेस लगी हुई थी इस कार्ट्रिज पे, ठीक है। अब करना क्या होता था, पहले इस कार्ट्रिज को ऊपर, ये देखो, ये टिप जो है ना, ये टिप इसको बाइट करना होता था, फिर बाइट करके इसको लोड करना होता था राइफल में, ठीक है ना। फिर जो है राइफल जो है चलाई जा सकती थी। तो राइफल को चलाने के लिए पहले क्या करना होता था, कार्ट्रिज को लोड करना होता था। लेकिन कार्ट्रिज को लोड करने से पहले क्या करना होता था, इसकी जो ये टिप है, टिप को बाइट करना होता था, यानी मुंह में लेना होता था इसको, ये ना बाइट, ये जो टिप है निकालनी होती थी, फिर ये लोड करनी होती थी किसमें? राइफल में। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि मुस्लिम्स ने बोला हम ये कार्ट्रिज जो है ये लोड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ हिंदूज ने बोला हम जो ये कार्ट्रिज है ये लोड नहीं कर सकते। यानी हिंदूज और मुस्लिम्स अगेंस्ट हुए। उन्होंने कहा कि हम जो ये इनफील्ड राइफल है ये नहीं चला सकते क्योंकि इसमें कार्ट्रिज लोड करनी है और कार्ट्रिज लोड करने के लिए हमें बाइट करना है इसके टिप को, क्योंकि इसकी जो आउटर पोर्शन इस कार्ट्रिज का है उस पर लगा है पिग फैट और काउ फैट। अब हिंदूज क्या बोलते हैं? हिंदूज बोलते हैं गाय हमारी माता है, हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे इसकी जो ग्रेस है, इस कार्ट्रिज की ग्रेस है, इस पे काउ फैट लगा है, इस पे काउ फैट लगा है और गाय हमारी माता है। और मुस्लिम्स क्या कहते हैं? मुस्लिम्स कहते हैं कि ये जो कार्ट्रिज है ना, इस पे ग्रेस लगी है किसकी? काउ फैट की, और इस पे ग्रेस लगी है पिग फैट की। और पिग जो है ना, एज पर इस्लाम सबसे गंदा नापाक जानवर जो है वो है पिग, ठीक है ना। तो यहां से मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज ने डिनाई किया कि हम जो ये कार्ट्रिज है ये लोड नहीं कर सकते, या यूं कहे ये राइफल जो है लोड नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में क्या होता है, सिपाही जो होते हैं या यूं कहे सोल्जर जो होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो इन सिपाहीज को क्या करती है, 85 या यूं कहें 90 सिपाहीज को जेल में बंद कर देती है। लेकिन फिर बाकी जो सिपाहीज होते हैं वो क्या करते हैं, इन 90 सिपाहीज को जेल से क्या करते हैं, रिहा करते हैं, और साथ ही साथ रिवोल्ट की शुरुआत होती है इसी आगाज से, इसी काज से, ठीक है ना। तो आपने जाना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कैसे हुई। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको कहा जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने देखा कि इमीडिएट काज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इस रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। अब ऑप्शंस में पाओगे आप
11 मई 1857, ऑप्शंस में पाओगे आप 10 जून 1857, ऑप्शंस में पाओगे आप 15 जून 1857 और ऑप्शंस में पाओगे आप 10 मई 1857। यानी अब यहाँ पे चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कैसे होती है और किस डेट से होती है, यानी किस डेट से होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, वो है आपका 10 मई 1857, 10 मई 1857, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होती है कब से? 10 मई 1857 से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हुआ सुपर कॉन्ट्रैक्ट। यहां से हमने जाना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होती है 10 मई 1857 से, लेकिन हम ये जानेंगे कि कैसे हुई शुरुआत। ठीक है, अब यहां पे ये जो स्लाइड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, सबसे पहले हुआ क्या? हुआ ये कि 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे जो होते हैं ना, मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, या यूं कहे मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दी जाती है? फांसी। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे इससे पहले क्या करते हैं, ये बारकपुर में जो इसके ऑफिसर होते हैं ना, उसी को मार देते हैं ऑन स्पॉट, इसी राइफल से, जिस राइफल को ये डिनाई करते हैं कि हम नहीं चलाएंगे, उसी राइफल से मंगल पांडे पहले कहते हैं कि मैं नहीं चलाऊंगा। जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये ऑफिसर को ही ऑन स्पॉट जो है मार देते हैं। तो इस सिलसिले में क्या होता है, मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसको फांसी दी जाती है। कब? 8 अप्रैल 1857। अब यहां पे क्वेश्चन क्या, यहां पे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? अब यहां पे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, फर्स्ट मार्टियर कौन है? वो है आपके मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को कब फांसी की सजा सुनाई जाती है? कब? 8 अप्रैल 1857। ठीक है, और मंगल पांडे कहां पे थे, ये कहां पे इसको फांसी सुनाई गई, या कहां पे थे ये? बारकपुर में। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24 अप्रैल मीरठ में क्या होता है, 90 सिपाहीज जो बिलोंग करते हैं किसे? 3rd नेटिव कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार। ठीक है ना, तो 90 सिपाहीज जो बिलोंग करते हैं किसे? 3rd नेटिव कैवेलरी, वो रिफ्यूज करते हैं कि कहते हैं कि हम जी ये क्वार्टरेज जो है वो यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्ट, आपने याद समझा। कब? 24 अप्रैल क्या 1857 कहां पे? मीरठ में 90 सिपाहीज क्या करते हैं, जो किससे बिलोंग रखते हैं? 3rd नेटिव कैवेलरी से। वो क्या कहते हैं कि हम जो क्वार्टरेज जो है ये यूज नहीं कर सकते। फिर होता क्या है? होता यह है कि 9 में 1857 ये जो 90 सिपाहीज थे ना, इनमें 85 सिपाहीज को क्या किया जाता है? इनको डिसमिस किया जाता है और इनको सजा सुनाई जाती है 10 साल की। ठीक है, गॉट माई पॉइंट कि 24 अप्रैल को 90 सिपाहीज क्या करते हैं? डिनाई करते हैं हम क्वार्टरेज यूज नहीं कर सकते। अब 9 मई 1857 को 85 सिपाहीज इनमें से उनको क्या किया जाता है? डिसमिस किया जाता है, और साथ ही साथ इनको क्या सुनाई जाती है? जेल 10 साल की। ठीक है, अब फिर क्या होता है? अब 10 मई 1857 को क्या होता है, जो बाकी सिपाहीज होते हैं ना मीरठ में, ठीक है, ये मीरठ में ही होता है, जो बाकी सिपाहीज होते हैं ना मीरठ में, वो इन 85 सिपाहीज को पहले रिलीज कर देते हैं, और फिर जो भी इनके बीच में जो भी ऑफिसर आता था ना ब्रिटिश का, उसको क्या किया जाता? उसको मार दिया जाता है। तो यहां से 10 मई 1857 से आपकी शुरुआत होती है किसकी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की। और कहां से शुरुआत होती है? मीरठ से। अब फिर ये चले जाते हैं दिल्ली की ओर। तो यहां पे आपने क्या समझा? यहां पे आपने कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है जहां से क्वेश्चन बन सकता है? देखो, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले फर्स्ट मार्टियर कौन थे जिसको फांसी दी गई थी? तो वो कौन थे? वो थे मंगल पांडे। कब दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये बनेगा कि कितने सिपाहीज को क्या किया गया था, कितने सिपाहीज ने रिफ्यूज किया था कि हम यूज नहीं कर सकते, 90 सिपाहीज। हाँ, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितने सिपाहीज को क्या किया गया था, ये ना सजा सुनाई गई थी 10 साल के लिए, तो 85 सिपाहीज। और ये सिपाहीज किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? 3rd नेटिव कैवेलरी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कब से होती है? 10 मई 1857 से होती है। कहां से होती है? मीरठ से। ठीक है, तो मीरठ से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया? अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया में कौन थे यहाँ पे मुगल एम्पायर जब रिवोल्ट की शुरुआत होती है? जब रिवोल्ट होता है 1857 में, तो कौन थे आपके मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन में है आपका आलमगीर सेकंड, ऑप्शन में आपका है अकबर शाह सेकंड, ऑप्शन में आपका बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन में आपका शाह आलम सेकंड। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, वो है आपके ऑप्शन सी, यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो होते हैं या बहादुर शाह सेकंड जो होते हैं, वो होते हैं मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहिए सुपर इंपॉर्टेंट। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है।
अब विच अमंग द फॉलोइंग, अब हमें बताना है कि ये प्लेसेस दिए गई है, हमें बताना है कि इनमें से है कौन सा सेंटर नहीं रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आपके ऑप्शंस में आगरा, आपके ऑप्शंस में कानपुर, आपके ऑप्शंस में झांसी और आपके ऑप्शंस में लखनऊ। अगर हम देखेंगे कानपुर में भी जो है सेंटर था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, झांसी में भी था और लखनऊ में भी था, फिर कौन सा रह गया आपका? आगरा। यानी आगरा आपका राइट आंसर रहेगा, जहां पे जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है सेंटर नहीं था, या जहां से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत नहीं होती है। अब हम और जानेंगे थ्रू ओवर सुपर कंटेंट में कि कहां कहां रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है शुरुआत होती है, मैन सेंटर्स क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, और मैन लीडर्स कौन से थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आता है एग्जाम में। अब इस स्लाइड के जरिए आप जान सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। अभी हमने कहा कि दिल्ली में जब रिवोल्ट 1857 कहां पे स्टार्ट होता है? मीरठ में। अब मीरठ में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होता है ना, हाँ, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद दिल्ली में आता है ना, दिल्ली में 11th में ये सोल्जर्स पहुंचते हैं। तो दिल्ली में आपका लीडर कौन है जो लीड करता है? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथ और कौन थे? अभी मैंने कहा जनरल बखत खान, ठीक है। हाँ, कानपुर में होते आपको आपके नाना साहब, ये इंपॉर्टेंट आपको याद ही करना है, ठीक है। लखनऊ में होते आपके बेगम हजरत महल, होती है लखनऊ से, ठीक है। हाँ, बरेलवी में होते आपके खान बहादुर खान, ठीक है। और बिहार में आपके सिंह, बिहार में कौन होते हैं आपके? कन्वर सिंह, कन्वर सिंह होते हैं बिहार में, ठीक है। और फैजाबाद में होते हैं आपके मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी में होती है आपकी रानी लक्ष्मी बाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 में व्हाई डिड द बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट। अब बेगम हजरत महल जो होती है ना, अभी आपने देखा, अभी हमने कहा जो इससे पहले क्वेश्चन था वहां पे कि मैन लीडर्स कौन कौन थे। अब फिर मैं इसको एक बार रिवाइज करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेगम हजरत महल जो थी ना, इसने कहां पे लीड किया, इसने कहां पे लीड किया। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, या तो आ जाएगा आपका वहां पे कि ये जो लीडर है था ना, ये लीडर बरेली में कौन लीडर था, आपके दिल्ली में कौन सा था, आपके कानपुर में कौन सा लीडर था जिसने लीड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है ना। या आ जाएगा वहां पे नाम दिया हुआ होगा, जैसे ये है यहाँ पे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने कहां पे लीड किया है, किसको? रिवोल्ट को। आपके ऑप्शंस में है भोपाल, आपके ऑप्शंस में लखनऊ, आपके ऑप्शंस में कानपुर और आपके ऑप्शंस में बरेली। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ में क्या होता है, जो आपकी बेगम हजरत महल होती ना, वो लखनऊ में लीड करती है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में कौन लीड करती है? आपकी बेगम हजरत महल। अब हम जानेंगे हर एक जगह जहां जहां रिवोल्ट स्टार्ट हुआ ना, वहां पे किसने लीड किया है थ्रू अवर सुपर कंटेंट। देखो यहां पे हम जानेंगे रिवोल्ट जो स्टार्ट हुए ना, कहां कहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हुए, वो कहां पे किसने लीड किया है। क्योंकि क्वेश्चन अभी ऐसा ही था कि बेगम हजरत महल, वही था ना, बेगम हजरत महल ने कहां पे लीड किया था। तो राइट आंसर क्या था आपका? राइट आंसर था लखनऊ। तो ऐसे हम जानेंगे यहां पे। देखो यहां पे जानेंगे, सबसे पहले उड़ीसा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उड़ीसा की। आप इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं सिर्फ एमसीक्यूज नहीं कराता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन कैसे हो जाए? क्योंकि एमसीक्यूज का तरीका ये सबसे बेटर है, क्योंकि इससे आपकी सिलेक्शन हो जाए जी, ठीक है ना। तो इसी लिहाज से मैं क्या चाहता हूं, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं हर एक जो है टच करता हूं, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसको मैं टच करता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो उड़ीसा की हम सबसे पहले बात करेंगे। उड़ीसा में आपका सुरेंद्र शाही या उज्जवल शाही। तो शाही आप याद रखोगे सुरेंद्र, जब भी बात आएगी उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जब भी बात आएगी आप शाही याद रखो, चाहे आप सुरेंद्र शाही याद रखो या उज्जवल शाही याद रखो। वो कहां पे थे लीडर्स? वो थे आपके लीडर्स उड़ीसा में, यानी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो वो लीड कर रहे थे उड़ीसा से, ठीक है। अब दिल्ली अभी आपने समझा बहादुर शाह जफर और जनरल बखत खान, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं आसाम। ये इंपॉर्टेंट है, आसाम का आता है। आसाम में अगर हम देखेंगे, आसाम में कौन था? आसाम में था आपका कंदा परेश्वर सिंह। कौन था? कंदा परेश्वर सिंह या मनीराम दुत्ता बारू, ठीक है। ये कहां पे थे? आपके आसाम में। हाँ, लखनऊ में अभी आपने जाना बेगम हजरत महल, और लखनऊ में बर्जिस कादिर भी थी और अहमदुल्ला भी थी। इन्हें लखनऊ में 3 लीडर्स जो थे जो लीड कर रहे थे। कौन कौन? आपकी बेगम हजरत महल, आपका बर्जिस कादिर, आपका अहमदुल्ला, ठीक है। अब यहां पे फर्रुखाबाद में आपका तुफजल हसन खान। कौन सा? तुफजल हसन खान, ठीक है। कानपुर, अब ये कानपुर इंपॉर्टेंट है, कानपुर आता ही आता है। कानपुर में आपका है नाना साहिब, ठीक है। नाना साहिब, तांतिया तोप और अजीमुल्ला खान। कानपुर में कौन कौन सा? आपका नाना साहिब, आपके तांतिया तोप और अजीमुल्ला खान। यहां पे देखते हैं कानपुर आपने जाना। राजस्थान में कौन आपके आते हैं? राजस्थान में आते हैं जदियाल सिंह, हरदयाल सिंह। तो राजस्थान में आपके सिंह 2 भाई होते, जदियाल सिंह और हरदयाल सिंह। और बिहार में आपके होते कन्वर सिंह और अमर सिंह।
बिहार में कौन होते हैं आपके कमर सिंह और अनवर सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है झांसी, झांसी में आपके होती है रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी। आप लोगों को ये पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहां से लड़ी, वो लड़ी झांसी से, ठीक है ना। तो इस स्लाइड को एक बार क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द मैन पॉलिटिकल काज फॉर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। देखो यहां पे हमें बताना है कि मैन पॉलिटिकल काज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। पहला है आपका ड्यूअल गवर्नमेंट, दूसरा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरा आपका हैवी टैक्सेशन और चौथा आपका नन ऑफ द। अगर हम पहले 3 की बात करेंगे ना, चाहे हम ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे, हैवी टैक्सेशन की बात करेंगे, या यूं कहे हैवी टैक्सेस की बात करेंगे, सारे आपके पॉलिटिकल काज है। लेकिन हमें यहां पे बताना मैन पॉलिटिकल काज कौन सा था, तो वो था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्यों था मैन काज, क्यों बना मैन काज, ठीक है ना। देखो ड्यूअल गवर्नमेंट भी आपका पॉलिटिकल काज ही था, हैवी टैक्सेशन आपका पॉलिटिकल काज ही था, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैन पॉलिटिकल काज था, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसकी शुरुआत होती है। नो डाउट हम यहां पे इमीडिएट काज की बात नहीं कर रहे, इमीडिएट काज तो आपने जाना, लेकिन अब रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसे इसकी शुरुआत जो होती है बहुत सारे काज के साथ, यानी बहुत सारे जुल्म जो थे, इंडिया जो था, इंडिया पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे काज थे रिवोल्ट ऑफ 1857 की। अब हमें यहाँ पे बताना मैन पॉलिटिकल काज कौन सा है आपका, मैन पॉलिटिकल काज आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था ये जानेंगे हम थ्रू अ सुपर कंटेंट, और ये भी जानेंगे कि क्यों बन गए मैन पॉलिटिकल काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या है, देखो अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया किसने, गवर्नर जनरल डलहौजी ने, और ये आपका मैन पॉलिटिकल काज था। देखो जब गवर्नर जनरल डलहौजी होते हैं ना, वो एक पॉलिसी लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से अगर कोई भी इंडियन रूलर मर जाएगा, अगर कोई भी इंडियन रूलर क्या हो जाएगा, मर जाएगा विदाउट अ लीगल मेल हियर, उसकी जो टेरिटरी होगी ना उस पर कब्जा करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कोई भी अगर इंडियन रूलर होता था वो मर जाता था, फिर उसका लीगल हियर नहीं होता था, यानी उसका वारिसदार नहीं होता था, उसका अपना बेटा नहीं होता था, ठीक है। तो फिर वो जो टेरिटरी होती थी वो कौन एनेक्स करता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती थी, जिस पे वो रूल करता था। ऐसे हुआ झांसी में। कहाँ पे, झांसी। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा झांसी में क्या हुआ। झांसी में थे राजा गंगाधर राव। कौन थे, राजा गंगाधर राव। अब राजा गंगाधर राव जो थे ना वो मर जाते हैं झांसी में, राजा गंगाधर राव वो मर जाते हैं। अब इसकी बीवी होती है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम बोलते हैं रानी, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। कौन थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई किसकी बीवी होती है, राजा गंगाधर राव की। अब रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, ये लेती है गोद एक सन को, जिसका नाम होता है दामोदर। क्या होता है, दामोदर, ठीक है। अब जैसे झांसी में आपके राजा गंगाधर राव मर जाते हैं, उसकी जो बीवी होती है कौन, रानी लक्ष्मीबाई, वो किसको गोद लेती है, दामोदर को गोद लेती है, ठीक है, एडॉप्टेड सन, ये है ना दामोदर इनका, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानता, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहता है कि एडॉप्टेड सन को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा एज अ लीगल हेयर। तो यही थी आपकी सब्सिडरी, यही थी आपकी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से अगर कोई भी इंडियन रूलर मर जाता था विदाउट अ लीगल मेयर हियर, यानी कोई वारिसदार नहीं होता था, स्पेशली इसका कोई सन नहीं होता था, तो फिर उसकी टेरिटरी जो होती थी वो कौन, उसमें कौन कब्जा करता था, उस पर कब्जा करता ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो झांसी में वही हुआ, राजा गंगाधर राव जो थे वो जब मर गए तो उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी बीवी थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि उसको गोद लिया दामोदर को। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ऑलरेडी जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से आप दामोदर जो है आपका अपना वारिस नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में लिया, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए फिर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी, झांसी से लड़ी थी, इसी गर्ज से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपने समझा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या, ये आप पहले आपने ये समझा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की और है क्या, और ये मैन पॉलिटिकल काज है, ये आपने जाना। अब देखो, अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि पहला कौन सा स्टेट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस पे कब्जा किया बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी पहला स्टेट बनता है आपका सतारा। पहले वो सतारा को अपने कब्जे में लेते 1854 में, ठीक है। तो फिर जयपुर को लेते हैं, फिर संबलपुर को लेते हैं, फिर बागा को लेते हैं, फिर उदयपुर को लेते हैं, फिर झांसी को लेते हैं, यानी फिर नागपुर को लेते हैं, और एट द एंड वो अवध को लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्सेड व्हिच स्टेट, ठीक है। या ऐसे आ जाएंगे तो फिर ऑप्शंस दिए होंगे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला स्टेट कौन सा उन्होंने एनेक्स किया, कौन है आपका सतारा, लास्ट पे कौन सा किया, लास्ट पे कौन सा अवध, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको आ जाएगा, आपको वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको वो फ्रेम करना है कि पहले किस स्टेट को उन्होंने एनेक्स किया, फिर किस स्टेट को। अब इसके लिए एक ट्रिक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गए ना फिर ट्रिक है, क्या है मैं बताता हूं। देखो यहां पे आप लिखोगे सतारा सारे, फिर जयपुर जहां,
फिर सांबलपुर से, सारे जहां से, तो सतारा सारे, सतारा सारे, ठीक है। जयपुर जहां, सांबलपुर से। अब यहां पे इसको हम बनाएंगे भोजन, BUJN, BUJN भोजन, इन्हें सारे जहां से भोजन, सारे जहां से भोजन, सारे जहां से भोजन आवाज, यहां पे आप फिर लास्ट पे लिखोगे आवाज। देखो कैसी, सतारा हो गया सारे, जयपुर हो गया जहां, सांबलपुर हो गया से, भोजन, बागा से हो गया बी, यू से हो गया आपका उदयपुर, जे से हो गया आपका झांसी, एन से हो गया आपका नागपुर, और आवाज से हो गया आपका आवाज। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट among the following who called the revolt of 1857 as first war of independence? यानी यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शंस में हमें बताना है कि किसने जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 को आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपोही म्यूटिनी भी कहते हैं, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत सारे नाम दिए गए। तो अब यहां पे क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है? रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो अगर आप देखोगे ऑप्शंस में आपका है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शंस में आपका है महात्मा गांधी, ऑप्शंस में आपका है वीडी सावरकर, ऑप्शंस में आपका दादा भाई नौरोजी। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे ना कि किसने कहा, वीडी सावरकर ने कहा। क्यों कहा है? वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी थी 1909 में लिखी इसने, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इसने लिखी थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस पे भी डाउट है कि इसने कहा है कि कार्ल मार्क्स ने कहा है या किसी और ने कहा है। तो हम यही मानते हैं, एज पर मेजर हिस्टोरियंस कहते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा है किसने? वीडी सावरकर ने। तो यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अब हम जानेंगे और नाम क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 के, वो जानेंगे हम थ्रू ओवर सुपर कंटेंट। तो यहां आपने जाना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये किसने कहा कि इसको कहा जाता है? ये कहा आपके वीडी सावरकर ने, ठीक है। आगे जाएंगे, यहां से जानेंगे और हम कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को और क्या कहा जाता है। देखो, आप अभी इंडियन वार बेसिकली लिखी थी, वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी थी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक नहीं लिखी थी, बल्कि लिखी थी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी किसने? वीडी सावरकर ने। और कहा जाता है कि इसमें इसने कहा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसको? रिवोल्ट ऑफ 1857 को, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वीडी सावरकर ने कौन सी बुक लिखी है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं लिखी है, फिर क्या लिखी है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को और ये किसने बोला, तो देन वीडी सावरकर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। हाँ, दूसरा होता है रेबिलियन 1857, रेबिलियन 1857 सिंपोसियम, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? पूरन चंद्रा जोशी। तो पी चंद्रा जोशी ने कहा है रेबिलियन 1857, ठीक है। फिर है 1857, ओनली 1857। तो 1857 के लिए आप याद रखिए डॉक्टर एस एन सेन। अगर सिंपली 1857 बुक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? डॉक्टर एस एन सेन ने लिखी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो वीडी सावरकर, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। काजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, तो ये सईद अहमद खान, आपको इजीली याद रहिएगा। सईद अहमद खान, उसने क्या कहा है? उसने बुक लिखी है काजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सईद अहमद खान ने। यहां पे देखते हैं फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेके 1859, फिर है कार्ल मार्क्स। वही मैं कह रहा हूं अगर आपको बुक आएगा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आप क्या लिखोगे? वीडी सावरकर। अगर वहां पे बुक का मेंशन होगा कि फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, देन लिखोगे आप कार्ल मार्क्स। अगर आ जाएगा कि ये बुक किसने लिखी है, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, देन कार्ल मार्क्स, ठीक है। हाँ, अब यहां पे सिपोही म्यूटिनी किसने कहा है? इसको कहा है आरजी माजमदार ने, ठीक है। माजमदार बोलो या माजमदार बोलो, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे। सेवलियन रेबिलियन किसने कहा है? वो कहा है एस बी चौधरी ने, ठीक है, एस बी चौधरी ने। हाँ, हिंदू मुस्लिम, आप कमेंट्स में लिखो मुझे हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी किसने लिखा, किसने कहा है इसको? रिवोल्ट ऑफ 1857 को। रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने कहा है? हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। आप लिखना कमेंट्स में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है सिंपली कि जब आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 था, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम गवर्नर जनरल कौन था? यहां पे आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, आपके ऑप्शन है वेस्ले और आपके ऑप्शन है पामर्स्टन। देखो, यहां पे अगर हम देखेंगे ना, यहां पे जो गवर्नर जनरल था ना उस वक्त, वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही था गवर्नर जनरल, फिर वाइस रॉय बनते हैं ना। लॉर्ड कैनिंग ही था आपका गवर्नर जनरल का जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग से पहले डलहौजी था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चंस में ऐसे भी देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर भी पूछा जाता है कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? फिर कौन था? वो था आपका पामर्स्टन, ठीक है। पामर्स्टन था आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल उस वक्त? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, मुगल अंपायर कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्तानिया कौन था उस टाइम? ब्रिटिश कौन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश? ठीक है, तो वो था आपका पमर्स्टन। ठीक है, तो आपने पीएम भी जाना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, आपने यहाँ पे गवर्नर जनरल भी जाना और आपने मुगल एम्पायर भी जाना। ठीक है, अब आगे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, यानी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, इसका एक सिंबल था। अब सिंबल क्या था? ऑप्शंस में ईगल, ऑप्शंस में स्कार्फ, ऑप्शंस में टू स्वॉर्ड्स, ऑप्शंस में लोटस एंड चपाती। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत जब होती है तो इसका एक सिंबल रखा जाता है, लोटस एंड चपातीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन ओद वाज। देखो, ओद बोलो या अवाद बोलो, इस ओद को ही अवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा लीडर था या रेवोल्यूशनरी वुमेन जिसने क्या किया, जिसने लीड किया कहां से? अवाद से। तो आपके ऑप्शंस में लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई कहां से? ये है आपकी झांसी की रानी, झांसी। उसके बाद है अरुणा आसिफ अली, उसके बाद है आलिया बाई, उसके बाद है बेगम हजरत महल। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन डी जो बेगम हजरत महल थी ना, इसने दो जगह, एक कहां पे? एक आपका लखनऊ में, कहां पे याद रख लेना, लखनऊ में, और दूसरा अवध में। यानी अवध और लखनऊ में दोनों जगह आपके कौन लीडर थे? आपकी लीडर थी बेगम हजरत महल। और इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसको क्वीन ऑफ अवध कहा जाता था। क्या कहा जाता? आप ऑप्शंस में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। यानी कि रेवोल्यूशनरी वुमेन जिन्होंने लीड किया था कहां पे? ओद यानी अवध में, वो कौन थी? आपकी बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने अवध ही को नहीं किया, बल्कि दो जगह, लखनऊ और अवध पे लीड किया। लखनऊ और अवध में लीड किसने किया? बेगम हजरत महल ने। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। कह रहा है कि वो कौन सा कमीशन है जो एसोसिएटेड है किसके साथ? आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। यानी आर्मी में रीऑर्गेनाइजेशन हुई आफ्टर द सप्रेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 के वापस होने के बाद। अब यहाँ पे ऑप्शन में पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएल कमीशन, हंटर्स कमीशन एंड साइमन कमीशन। देखो, एक एक करके इन कमीशन को जान लेते हैं अच्छे से। देखो, पहले क्वेश्चन ये था कि आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सी कमीशन आपकी जुड़ी है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा ऑप्शन बी, पीएल कमीशन बेसिकली। क्योंकि पीएल के जो हेड थे ना, वो थे आपके जोनाथन पीएल, तो उसी के नाम पे इसको पीएल कमीशन रखा गया था। देखो हुआ क्या, मैं समझाता हूं पीएल कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो हुआ क्या, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया हुआ ना, तो देखा गया कि जो सोल्जर्स का रेशो था ना, वो 6:1 था। क्या था? 6:1 था। 6:1 मतलब 6 थे आपके इंडियन और 1 थे आपके ब्रिटिश। 6 थे आपके इंडियन और 1 थे ब्रिटिश। मीनस सबसे ज्यादा सोल्जर्स कहाँ के थे? इंडियन सोल्जर जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। तो ओवैसली वो तो किन पे बारी हो जाएंगे? वो तो ओवैसली बारी हो जाएंगे अंग्रेजों पे। तो ये मैन फैक्टर था, इसी की वजह से जो है रिऑर्गेनाइजेशन लाई गई आर्मी में। यानी इनकी जो आर्मी थी ना, इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सर्व कर रही थी ना, ब्रिटिश आर्मी थी ना, उसमें रिऑर्गेनाइजेशन लाई गई। और रिऑर्गेनाइजेशन लाई गई एक कमीशन के जरिए। और वो कमीशन कौन सा है? वो कमीशन है आपका पीएल कमीशन। क्योंकि इसके जोनाथन पीएल जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे या हेड थे आपके जोनाथन पीएल, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पीएल कमीशन। अब दूसरा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो पता ही आपको कि पब्लिक सर्विस कमीशन किस लिए। हंटर्स कमीशन बेसिकली था एजुकेशन के लिए, यानी इनको देखना था कि प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, इसीलिए हंटर्स कमीशन जो है लाया गया। साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें 7 मेंबर्स थे और 7वें मेंबर्स जो थे साइमन कमीशन में वो थे बर्तानिया के। तो इसीलिए यहां से इसका फिर रेस्पॉन्स आता है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, अब ये आपने जाना, अब आगे की तरफ जा 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल जेके एसएस भी ऐसे क्वेश्चंस डालता है। क्या कहता है? रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। इनमें से कौन सा पोएट है जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है देखा है? ठीक है, आपके हैं मीर तारिक मीर, जायक, आपके हैं गालिब और आपके हैं इकबाल। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या रहेगा? 4 तक मैं बोलूंगा, जिसने राइट आंसर दिया होगा वो कमेंट्स में लिखेगा 1, 2, 3 एंड 4। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका गालिब। तो गालिब जो थे ये वो पोएट थे, ये वो शायर थे जिसने क्या किया, जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो विटनेस थे, जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखा। ठीक है ना, तो इसी के दौर में रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, किसके दौर में? गालिब के दौर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच डायनास्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था ना, तो कौन सी डायनास्टी थी जिन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को? यहाँ पे आपके होलकर्स ऑफ इंदौर यानी मध्य प्रदेश के होलकर्स, लोधीज ऑफ रामगढ़, ठीक है, सिंधीज ऑफ ग्वालियर,
बाउंसिल्स ऑफ नागपुर। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे ना, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया किनको, ब्रिज को, वो थे आप सिंधीज ऑफ ग्वालियर, यानी सिंधीज ऑफ ग्वालियर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंधीज ऑफ ग्वालियर जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखेंगे हम कि और कौन सा क्लास था जिन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस किसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है ना। अब यहां से हम जानेंगे नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब कौन कौन सा ऐसा तबका था जिन्होंने क्या किया, कौन कौन सा ऐसा क्लास था जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया या नहीं पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो आपके लैंडलॉर्ड्स, रिच मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, पहली ये लैंडलॉर्ड्स, रिच मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। हाँ, आपके फार्मर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, आपके पीजेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, रिच मर्चेंट्स की बात कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके पास लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स में बहुत डिफरेंस है। फार्मर्स ने सपोर्ट किया लेकिन लैंडलॉर्ड्स ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, साहूकार उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे देखेंगे नवाब ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, हाँ, हॉलकर्स ऑफ इंदौर इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, रूलर्स ऑफ कश्मीर इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, और साथ ही साथ एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। और इससे पहले मैंने क्या बताया था, सिंधीज ऑफ ग्वालियर इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ये थे बेसिकली वो क्लास जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, या यूं कहे जो किन के फेवर में थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में थे, या यूं कहे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। क्या क्या है आपके, सबसे पहले आपके सिंधीज ऑफ ग्वालियर, हाँ, लैंडलॉर्ड, रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, साहूकार्स, नवाब ऑफ बंगाल, निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर्स ऑफ इंदौर, हाँ, और रूलर्स ऑफ कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है। रूलर्स ऑफ कश्मीर जो है ना, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी किन का सपोर्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, दैट मीन्स कि पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और सब पर इंपॉर्टेंट है एजुकेटेड मिडिल क्लास। आपको लग रहा होगा कि मिडिल क्लास ने शायद सपोर्ट किया होगा, लेकिन एजुकेटेड मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एजुकेटेड मिडिल क्लास चाहता था कि रिफॉर्म्स, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप लोगों को पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ, अगर फेल नहीं होता तो इंडिया आज़ाद होता। तो इसी सिलसिले में जो मेन कॉज था ना, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ, वो क्या है, लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, इट्स इफेक्ट वाज विद इन द लिमिटेड एरिया, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, या लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखेंगे ना, सारे ऑप्शन जो है ना, ये है बेसिकली काज किसके, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 की। लेकिन हमें मेन काज बताना है, हमें क्या बताना है, मेन काज जो कि रहा है फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना, कि जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ। क्या लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी है, क्या इसका जो इफेक्ट था वो लिमिटेड एरिया पे था, बिल्कुल लिमिटेड एरिया पे था वो था, लेकिन अभी मैन काज की हम बात करें, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना मैन काज जो है वो था आपका कॉमन स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी, कोई कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। देखो अगर हम आगे देखेंगे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी और एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉमन स्ट्रैटेजी थी। तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी, यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी कि जो किन के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मेन काज क्या रहा है कि फेल हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, वो क्या है कि कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 को फाइनली सप्रेस करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कब करता है, आपके ऑप्शंस में 1858, 1859, 1860, 1861। तो अगर हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 कब शुरू होता है, ये होता है आपका एग्जैक्ट 10 मई 1857। कहाँ पे शुरू होता है, ये होता है आपका मेरठ में इसकी शुरुआत होती है, ये आपने ऑलरेडी जाना। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस कब किया जाता है, ये एग्जैक्ट इसको 8 जुलाई 1859 को सप्रेस किया जाता है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। 8 जुलाई 1859 को क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसको सप्रेस किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करेंगे ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 को एग्जैक्ट सप्रेस कब किया जाता है, 8 जुलाई 1859, ये अभी हमने देखा। देखो दिल्ली को कैसे कैप्चर किया जाता है, अब मैन सेंटर जो है ना, इनका हम देखेंगे कि कौन सप्रेस करता है और कब इनको सप्रेस किया जाता है। पहले दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में आपके थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर थे दिल्ली में। अब यहाँ पे कैप्टन होते हैं जॉन निकोलसन। अब जॉन निकोलसन क्या करते हैं, वो दिल्ली को कैप्चर करते हैं एग्जैक्ट 10 सितंबर 1857 को, ठीक है। और
यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे ना, इसके 2 बेटे थे और वो भी छोटे थे। अब यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट हडसन, एक जालिम होता है, वो इसके 2 जो बच्चे होते हैं ना उनको कत्ल कर देता है और शूट कर देता है, और एट अ मिनिमम डिस्टेंस पे इनको शूट कर देता है, बेरहमी से इनका कत्ल किया जाता है। ठीक है, फिर एट द एंड अगर हम देखेंगे इस बहादुर शाह जफर जो है वो मर जाते हैं 1862 में रंगून में। ठीक है, यानी जेल में ही मर जाते हैं वो। हाँ, दूसरी बात कानपुर की बात करेंगे। कानपुर में आपके नाना साहिब और तांत्या तोप थी। कानपुर में कौन होते हैं आपके? नाना साहिब और तांत्या तोप थी। और कानपुर को कौन कैप्चर करता है? यहाँ पे कैप्चर करता है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल करता है। अब यहाँ पे जो नाना साहब है ना, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट की सुपर इंपॉर्टेंट, ये नाना साहब खुद चले जाते हैं नेपाल। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। ये 2 शख्सियत थी, एक थे आपके नाना साहब और दूसरे थे आपके लखनऊ में जो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ पे थी? लखनऊ की लीडर थी ना, और तांता तोप। ये दोनों तांत्या तोप जो है ना, सॉरी, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों कहाँ चले जाते? ये आपके दोनों चले जाते हैं नेपाल। और कहा जाता है कि इसने, बेगम हजरत महल ने वहाँ पे अपना जो रूप ही बदल लिया वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जाना। फिर है आपके झांसी। झांसी में होते आपके रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोप, क्योंकि तांत्या तोप पहले लड़ते हैं कानपुर में, फिर उसके बाद झांसी में लड़ते हैं। ठीक है ना, जब नाना साहब वहाँ से भाग जाते हैं, फिर ये तांत्या तोप किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई की से मिलते हैं, तो उसके साथ ही फिर ये लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। कौन? तांत्या तोप। ठीक है, अब तांत्या तोप, यहाँ पे अगर हम झांसी की बात करेंगे ना, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार कि झांसी को किसने रिकैप्चर किया है? तो किसने रिकैप्चर किया है? सर ह्यूज रोज ने। किसने? सर ह्यूज रोज ने। ठीक, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो उसकी डेथ होती है 1858 में। और तांत्या तोप जो होते हैं ना, वो फिर बेचारे उसको भी मार दिया जाता है। कहाँ पे? जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब बेगम हजरत महल का अभी हमने बोला, तो यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल जो होते हैं, जैसे कानपुर को भी कैप्चर करता है कॉलिन कैंपबेल, और यहाँ पे लखनऊ को भी कॉलिन कैंपबेल जो है वो कैप्चर करता है। और ये बेगम हजरत महल, अभी मैंने कहा कि ये कहाँ चली जाती है? नेपाल। और कौन चले जाते हैं? नाना साहब। ठीक है, हाँ। और फिर एट द एंड अगर हम देखेंगे बिहार में जो कन्वर सिंह होते हैं, या मौलवी अहमदुल्ला जो होते हैं, या खान बहादुर खान जो राय बरेली में होते हैं, तो इनको भी क्या किया जाता है? इनको भी फिर मार दिया जाता है एट द एंड इनको भी मार दिया जाता है एट द एंड, यानी 1859 तक इनको भी मार दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है? रिवोल्ट ऑफ 1850 को सपस किया जाता है। रिगार्डिंग सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, दिल्ली में आपका बहादुर खान, ठीक है, जाफर खान या जनरल बख्त खान या बाकू सिंह, यहाँ पे कौन कैप्चर करते हैं? ये निकोलसन करते हैं ना, निकोलसन कैप्चर करते हैं, लेकिन आई डी हॉडसन जो होते हैं वो बहादुर शाह जफर के 2 बेटियों को मारते हैं। कानपुर में आपका होता है नाना साहब और तांत्या तोप, आपने अभी देखा। और वहाँ पे कैप्चर कौन करते हैं? कैंपबेल करते हैं। फिर लखनऊ में होते हैं आपके बेगम हजरत महल भी होता है, बर्जिस कादर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन करता है? यहाँ पे भी कैंपबेल जो है वो करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि नाना साहब कहाँ चले जाते हैं? वो आपके चले जाते हैं किधर? नाना साहब आपके नेपाल चले जाते हैं। और लखनऊ में जो बेगम हजरत महल, वो भी नेपाल चले जाते हैं। फिर होती है झांसी। झांसी में होती है रानी लक्ष्मीबाई, यानी लक्ष्मीबाई, और इसके साथ होते हैं तांत्या तोप, क्योंकि तांत्या तोप पहले कानपुर में होते हैं, फिर कहाँ होते हैं? फिर वो लड़ते हैं झांसी में। ठीक है, तो इसको कौन कैप्चर करता है? ह्यूज रोज। हाँ, आरा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो, आरा आ जाए या बिहार आ जाए या जगदीशपुर आ जाए, क्योंकि बिहार में एक जगह है जगदीशपुर जहाँ पे ज़्यादा रिवोल्ट है, वो देखा गया। तो वहाँ पे मैंने बोला आपको ऑलरेडी कन्वर सिंह है ना, तो कन्वर सिंह और अमर सिंह थे वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कैप्चर करता है वेंसिट एर जो होते हैं, आप कैसे इसको प्रोनाउंस करोगे? वेंसिट जो होते हैं वो इसको कैप्चर करते हैं। उसके बाद इलाहाबाद में आपने देखा मौली लियाकत अली, और यहाँ पे स्मिथ नील कैप्चर करते हैं। बरेली में आपका खान बहादुर, और यहाँ पे भी कैंपबेल करते हैं। कैंपबेल 3 जगह आपका सब ये ना करते हैं सप्रेस रिवोल्ट ऑफ 1857 को, एक तो कानपुर में, लखनऊ में और बरेली में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उड़ीसा में सप्रेस जो है नहीं किया जाता, उड़ीसा में ये खुद सरेंडर करते हैं। यानी वहाँ पे जो होते रहे, वहाँ पे जो आपके सुरेंद्र शाही होते हैं ना, और उज्ज्वल शाही होते हैं, ये सरेंडर कर। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने मतलब ना सरेंडर किया है? तो सरेंडर किसने किया है? सरेंडर किया था सुरेंद्र शाही ने और उज्ज्वल शाही ने। किस स्टेट के लीडर्स ने जो क्या किया था? सरेंडर किया था। तो उड़ीसा के लीडर्स ने सरेंडर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है। अब ट्रांसफर क्या करता है? पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। देखो हुआ क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था ना, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के तुरंत बाद क्या किया जाता है? पावर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर्स थे, अब पावर्स किसके पास चले जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन के पास चले जाते हैं। अब कह रहा है कि कब पावर ट्रांसफर किए गए? आपके ऑप्शंस में है
8056, 8058, 8054, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या आ जाए? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 8058 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों, मैं समझा। देखो हुआ क्या, जैसे रिवोल्ट ऑफ 8057 सप्रेस किया जाता है ना, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ो, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो एक चीज़ रियलाइज करती है, वो कहती है कि मिसमैनेजमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, इसीलिए रिवोल्ट ऑफ 8057 जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर वो एक एक्ट लाती है। एक्ट कौन सा होता है? एक्ट होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 8058। कौन सा एक्ट होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 8058, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। तो उस एक्ट किससे क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर देती है ना, उसका खात्मा होता है। यानी अब से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, बल्कि अब से करेगा कौन? ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल इंडिया पे। तो इस सिलसिले में दो ऑफिस क्रिएट किए जाते हैं। एक ऑफिस आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया जाता है और दूसरा ऑफिस आपका कौन सा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे ना, उसको वाइसरॉय ही बना दिया जाता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं ना आपके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं आपके लॉर्ड स्टैनली। ठीक है ना। तो इस सिलसिले में क्या होता है, जो पावर होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ट्रांसफर किसके पास चला जाएगा? वो चलेगा ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है ना। तो ये था आपका, आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को टच किया और मैंने इस अंदाज से टच किया कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, वही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम क्रैक करें। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आप इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में कमेंट जरूर करना।